दोस्तों, जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर फ्राइडे को लगभग 1% के आसपास की गिरावट हुई। स्टॉक आप देखें, अब पिछले जो तेजी में 19 तक पहुंचा था, उसके बाद फिर से गिरते हुए 17 तक पहुंच गया। तो क्या है वजह, स्टॉक आखिर बढ़ क्यों नहीं आया? जबकि सबसे बड़ा टेंशन था इसका कि जेपी एसोसिएट से जुड़ी हुई कंपनी है। जेपी एसोसिएट के जो शेयर होल्डर है उनकी रकम तो जीरो हो चुकी है, क्योंकि जो रिजोल्यूशन प्लान पास हुआ उसमें शेयर होल्डर को कुछ भी नहीं दिया गया है। जो उसके लैंडर्स है उन्होंने पैसे बांट के लिए, और उसके पीछे वजह भी थी। 57,000 रुपीज़ का भारी भरकम कर्ज था और प्लान पास हुआ है 14-15 हज़ार करोड़ रुपये रकम देने का। ऐसे में क्या मिलेगा शेयर होल्डर को? तो अब यहाँ पे टेंशन खत्म हो चुका है, क्योंकि जेपी पावर का जो कंट्रोल है वो एक तरह से अदानी पावर के हाथ में आ गया, क्योंकि सबसे बड़े स्टेक होल्डर वही है। जो प्रमोटर की होल्डिंग थी जेपी एसोसिएट को, वो उनके पास आ रही है। फिर स्थिति ऐसी क्योर के और स्टॉक में तेजी बन रही है, उसको समझने की कोशिश करेंगे स्टूडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड के कारोबार की बात करें तो 17.39 पर क्लोजिंग देखने को मिली फ्राइडे को। यहाँ पे आपको 0.86% की गिरावट देखने को मिलेगी। तो थर्सडे की क्लोजिंग 17.54 पर थी और 17.55 पर पॉजिटिव शुरुआत हुई। तो ये देख सकते हो कि शुरुआत अच्छी हुई थी, तेजी थोड़ी थी, लेकिन आप देखिए इसके बाद स्टॉक 17.90 तक गया, यानी लगभग 18 तक पहुंचा, पर तेजी टिक नहीं पाई। इसके पीछे वजह है कि जो लगातार जो बड़े फंड हाउस इसमें खरीदारी करे थे वो फिलहाल यहाँ से निकल गए। अभी वो वेट कर रहे, उन्होंने बिकवाली नहीं किया लेकिन वो वेट कर रहे। इसकी वजह से स्टॉक दबाव में आया और 17.90 के आसपास पहुंचा। स्टॉक इंट्राडे का लोस ने 17.30 का बना, काफ़ी नीचे आ गया। अब इसका जो लेटेस्ट हाई बना हुआ है ना वो 24.50 का है। तो अच्छी तेज़ी बनाई, क्योंकि ये स्टॉक तो बिल्कुल आप देखिए कोविड काल में तो आपको पता होगा कि 55 पैसे के आसपास था। 55 पैसे का जो स्टॉक है इसने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और लोगों को फ़ायदा भी पहुंचा है। लेकिन ये स्टॉक एक समय 3 डिजिट में भी हुआ करता। 2008 के पहले देखें तो इसकी जो प्राइस है 100 प्लस थी, लेकिन 100 प्लस का जो शेयर है 55 पैसे तक आ गया कोविड काल में गिरते हुए। और अब यहाँ से उम्मीद जगी है, क्योंकि वो 55 पैसे का स्टॉक 24.5 तक भी गया था। इस समय 17-18 के आसपास है, पर यहाँ से आगे बेहतर होने की काफ़ी उम्मीद दिखाई दे रही है, क्योंकि अब टेंशन कम हो गई है। अब अदानी ग्रुप का हिस्सा बन गई है कंपनी, और अदानी ग्रुप के शेयरों ने तो आप देखिए बहुत अच्छी तेज़ी बन रही है। लगभग सभी शेयर काफ़ी दौड़ लगा चुके हैं। तो इसमें आप देखें तो ये तेज़ी 4-5 दिन लगातार बनी थी। आप देखिए 17 रुपये के आसपास स्टॉक था 30 जुलाई को, और वहाँ से अब देखें तो इसमें जो तेज़ी बननी शुरू हुई, ये 5 ट्रेडिंग सेशन में सीधा 19.28 तक पहुँचा है। तो लगातार 17 से 19 हुआ, और इसमें वॉल्यूम भी ज़बरदस्त बढ़ा। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, बड़ी बड़ी डील हुई थी, काफ़ी बड़ी ब्लॉक डील के माध्यम से बड़े फंड हाउस ने जम के खरीदारी की, और इसी वजह से 17 का जो स्टॉक था वो 19 तक पहुंचा। करीब 2 रुपये का बड़ा जंप देखने को मिला। उसके बाद यहाँ पे जो बड़े फंड हाउस थे वो थोड़े से निष्क्रिय हो गए, उन्होंने यहाँ पे बिकवाली या खरीदारी करना छोड़ा, तो स्टॉक में फिर ठहराव सा आ गया, दबाव आने लगा। अब वहाँ से ये स्टॉक धीरे धीरे अब देखिए 17.90, और आज हमने 17 तक देखा है। तो फिर वही लेवल आ गया जहाँ पे इसकी शुरुआत हुई थी 30 जुलाई को। तो एक तरह से देखिए एक सर्कल के अंदर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, ऊपर जाके फिर नीचे आ रहा है, लेकिन बड़े ट्रिगर का इंतजार हो रहा है। बाजार अभी भी बहुत कमज़ोर है, बाजार में तेज़ी बनेगी तो इस बार ये स्टॉक बेहतर कर सकता है। तो यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, इंडिया की जो पावर कैपेसिटी देखे तो 550 गीगावाट तक पहुँच चुकी है, और अब देखिए इसमें एक बड़ा रोल जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी का भी है। तो ये देख कि इंडिया की इस समय जो पावर इंस्टॉल कैपेसिटी है जुलाई 2026 के हिसाब से वो 552 गीगावाट तक है। इसमें 300 गीगावाट का कंट्रीब्यूशन है वो नॉन फॉसिल फ्यूल्स का है, और 54% टोटल जो है सोलर एनर्जी का योगदान है इसमें। अब आप देखिए तो 2.8 गीगावाट की इंस्टॉल कैपेसिटी थी सोलर की 2014 के पहले, यानी बीजेपी सरकार बनने के पहले यूपीए सरकार में 2.8 गीगावाट के आसपास की सोलर कैपेसिटी थी। वो अब 164 गीगावाट तक पहुँच चुके हैं। तो बहुत बड़ा जंप देखने को मिला है। सरकार ने ऐसी कुछ स्कीमें लाई और उसको प्रमोट किया रिन्यूएबल का, जिसका नतीजा है कि आज वो
164 गीगावाट तक पहुंच चुके हैं। और यहाँ पे देखेंगे तो विंड एनर्जी की जो कैपेसिटी है वो भी 58 गीगावाट तक पहुंच चुकी है। तो सरकार ने बहुत सारी नई स्कीमें लाई, फ्लोटिंग सोलर, स्टोरेज, न्यूक्लियर, ग्रीन हाइड्रोजन, इस तरह से जियोथर्मल इंसेंटिव, इस तरह बहुत सारी स्कीमें लाई और बहुत सारे सेक्टर के लिए सरकार ने जो अपना योगदान दिया और उसका असर ये देखने को मिला है कि आज जो हमारी टोटल 552 गीगावाट की इंस्टॉल कैपेसिटी है उसमें बड़ा योगदान 300 गीगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से, यानी सरकार ने जो 500 गीगावाट का सप्ताह देखा है 2030 तक के लिए वो पूरा होता हुआ दिखाई देगा। तो जेपी पावर को भी इसमें बेनिफिट होगा। जो भी पावर ने सोलर पावर में एंट्री कर लिया, अपना सोलर पावर का प्रोजेक्ट लगा रहे, कंपनी के पास ऑलरेडी विष्णुप्रयाग में हाइड्रो प्रोजेक्ट है जो न्यूक्लियर थर्मल पावर प्लांट के उलट वो बिजली पानी से बनाते हैं, तो वो भी देखें तो क्लीन एनर्जी है। इस वजह से जेपी पावर भी अपना पोर्टफोलियो क्लीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट करे। तो ये आने वाले समय आप देखें तो इलेक्ट्रिसिटी डिमांड जिस तरह बढ़ रही है, इस कंपनी को बड़ा फ़ायदा हो सकता है। अब यहाँ पे गवर्नमेंट ने भी देखे तो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी की तरफ से CEA साइबर सिक्योरिटी पावर सेक्टर रेगुलेशन 2026 लाया है और इसका मकसद है कि जो पावर सेक्टर उसमें डिजिटल क्रांति को इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिसिटी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डिजिटल के माध्यम से खड़ा करना और पावर सेक्टर के अंदर जो भी कमियां उसको दूर करके एक मजबूत पावर सेक्टर का ग्रिड कनेक्टिविटी तैयार करना। तो इस समय IT का इस्तेमाल हो रहा है, AI का इस्तेमाल हो रहा है, तो पावर सेक्टर में भी इसका इस्तेमाल हो रहा है। साइबर सिक्योरिटी के माध्यम से भी उसको सेव किया जा रहा है। कई बार होता है कि साइबर सिक्योरिटी कमज़ोर होने की वजह से कोई भी इसको कंट्रोल करके हमारी पूरा जो मेन ग्रिड है उसको भी फेल कर सकते हैं, तो उसके ऊपर काम हो रहा है। तो सरकार इसके लिए कोशिश जारी कर रही है और आने वाले समय हम उम्मीद है कि इसका फ़ायदा भी देखने को मिलेगा। जेपी पावर प्योरली थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट से संबंधित कंपनी है जो सोलर सेक्टर में एंट्री कर चुके हैं, इसको फ़ायदा आने वाले समय हो सकता है। एक बार हम इसके फंडामेंटल भी देख लेते हैं तो देखिए इसका ROC है ना वो 6.91 का है और इसका P रेशियो 18.66 का है। ये P रेशियो इसकी पर कंपनी की तुलना में काफ़ी कम है, यानी इसकी वैल्यू अभी भी बहुत अच्छी है। इसका PB रेशियो 1.35 का है। इंडस्ट्रीज़ का P रेशियो आप देखिए 23.86 का है। तो इंडस्ट्रीज़ के P रेशियो के मुकाबले इसका P रेशियो बहुत कम है, ये सबसे अच्छी बात है। इसका डेट टू इक्विटी रेशियो भी काफ़ी कम है, 0.27 का। कंपनी में उतना भारी भरकम डेट भी नहीं है जिसकी टेंशन हो, और अब तो अदानी का साथ है तो वो भी चिंता की बात नहीं है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि ROE इसका 3.54 का है और इसका EPS 1.22 है। डिविडेंड फिलहाल कंपनी नहीं दे रही है। इसकी बुक वैल्यू 13.03 की है तो फेस वैल्यू 10 है। तो ये देखिए फंडामेंटल इसके बहुत अच्छे हैं जो इशारा करके आने वाले समय जेपी पावर बेहतर कर सकता है। अब यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट इसमें करके बैठे हुए हैं। तो मोतीलाल ओसवाल निफ्टी माइक्रो कैप 250 इंडेक्स डायरेक्ट ने 1.56% का AUM किया हो। तो मोतीलाल ओसवाल ऐसे स्टॉक में ही दाव लगाते हैं जहाँ पे आगे बढ़ने की संभावना होते हैं। अगर मोतीलाल ओसवाल का यहाँ पे बड़ा निवेश है तो आप ये विश्वास कर सकते हैं कि स्टॉक आदर्श में अच्छा कर सकता है। और बात सिर्फ मोतीलाल ओसवाल की नहीं है, यहाँ पे जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर हैं या FII है उन्होंने भी अपना इन्वेस्टमेंट ज़बरदस्त बढ़ाया है। आप देख सकते हो कि मार्च 2025 में उनकी 6.31% की होल्डिंग थी। अब ये जून में घट के 6.29% पर हल्की सी कमी आई, लेकिन सितंबर में बढ़ के ये 6.33% तक पहुंच गई। जबकि दिसंबर 2025 की बात करें तो इनकी होल्डिंग 6.51% तक पहुंच गई। मार्च में ये 6.59% तक पहुंच गई, जबकि जून आते थे ये होल्डिंग 6.76% तक पहुंच गई। यानी लगातार 4 क्वार्टर से FII का इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, जबकि FII ने बाजार से काफ़ी सारा पैसा निकाला है। अगर FII इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे तो ये मान सकते हैं कि आने वाले स्टॉक कमाल कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।